दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे आईआरएफसी के स्टॉक में आज कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। क्या आने वाले समय में आईआरएफसी में और बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। वैसे ये रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत शानदार है। आने वाले समय में ये लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। इसका मार्केट कैप देख के आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस वाकई में अच्छा है। तो क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम आरवीएनएल की बात करें, आज हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। इस समय थोड़ा सा यहाँ पे थकावट दिखाई दे रही है। क्या आने वाले समय फिर से एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 66,017 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहां पे 0.0082% की गिरावट थी। गिरावट तो मामूली सी थी, कह सकते हैं कि क्लोजिंग फ्लैट थी, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक चौंकाने वाले आंकड़ा निकल कर आया, वो है एफआईडीआई का, जो दोनों ही बाजार में बायर थे। आज एफआई ने काफ़ी दिनों के बाद फिर से खरीदारी की है। आज 7,348 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 7,093 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया वो 255 करोड़ का पॉजिटिव है, यानी आज वो पॉजिटिव बायर बने। तो पिछले ये 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार वो, इससे पहले 15 और 16 तारीख को उन्होंने खरीदारी की थी, उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार वो बिकवाल थे। आज फिर से वो खरीदार बने। आज उन्होंने 7,726 करोड़ की इस महीने में अभी तक बिकवाली की है, लेकिन आज वो खरीदार थे, ये बड़ी बात है। साथ में जो बाजार को साथ मिला वो डीआई का, डीआई ने भी बाजार में खरीदारी की है। आज 6,234 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,777 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी खरीदारी का आंकड़ा 457 करोड़ का पॉजिटिव है। तो दोनों ही बाजार में खरीदार थे। बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में खरीदारी की, उसके बावजूद भी सेंसेक्स में तेजी देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली। बाकी ओवरऑल देखें तो बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 76.45 के आसपास रही, जहाँ पे 0.33% की गिरावट थी। गिरावट तो बड़ी नहीं थी, लेकिन देख सकते हो इंट्राडे में 77.40 का हाई बना, तो वहाँ से इसमें काफ़ी नीचे की तरफ दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग नेगेटिव रही, लेकिन दिन में तेजी थोड़ी बनी है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के है, चौंकाने वाली एक खबर कह सकते हैं कि इस बार एनएससी और बीएसई ने कुछ कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाया, जिसमें अदानी ग्रीन, आईआरएफसी, इरकॉन शामिल है। ऐसी 12 कंपनियां जिनके ऊपर बीएसई और एनएससी की तरफ से जुर्माना लगाया गया। तो ये जो जुर्माना लगाया गया, ये देख सकते हो कि बीएसई और एनएससी की तरफ से कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन से जुड़े सेबी के नियम के तहत जो उनका पालन नहीं किया गया, उसके तहत इन 12 कंपनियों के ऊपर, जिसमें ज़्यादा करके सरकारी कंपनियां हैं जैसे इरकॉन, आईआरएफसी, इन सब के ऊपर देख सकते हो कि एक बड़ी पेनल्टी लगाई गई है। तो प्रत्येक एक्सचेंज की ओर से वसूला गया जुर्माना करीब 34,000 रुपये से लेके देख सकते हो कि करीब 5.5 लाख रुपए तक है। कंपनियों से जो डाली गई एक्सचेंज की जो फाइलिंग से पता चलता है कि जुर्माना जो महिला निदेशक है वो नहीं रखी गई है, और इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पे गौर करने वाली है कि सरकारी कंपनियों के मामले में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के हाथ में होती है। पीएसयू में निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद की जाती है। इसके चलते कंपनियों का निदेशकों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इसलिए बीपीसीएल जुर्माने से छूट के लिए एक्सचेंज से संपर्क करेगी। कंपनी की ओर से डाली गई एक्सचेंज में फाइलिंग के मुताबिक बीपीएसएल पर 92 दिनों तक रेगुलेटरी नॉर्म्स के पालन नहीं करने के लिए बीएसई और एनएससी ने करीब 5,42,800 रुपीज़ का बड़ा जुर्माना लगाया। तो यहाँ पे जो जुर्माना लगाया गया, इसमें देखें तो सबसे ऊपर अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर 5,61,680 रुपीज़ का जुर्माना लगाया। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना है। इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। एचपीसीएल के ऊपर 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना है। इंडियन ऑयल के ऊपर 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना है। इसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के ऊपर 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना है। बीपीसीएल के ऊपर भी 5,42,800 रुपीज़ का ही जुर्माना है। गेल के ऊपर भी उतना ही जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आईआरएफसी के ऊपर भी 5,42,800 रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया, और ओएनजीसी के ऊपर भी, जितनी सरकारी कंपनियां उनके ऊपर सबके ऊपर यही हिसाब से जुर्माना लगाया गया। मैक्स हेल्थ के ऊपर 2,36,000 का जुर्माना है, और अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर 34,000 का जुर्माना लगाया गया। तो ये आप देख सकते हो कि इन सब कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया क्योंकि इन्होंने महिला निदेशक नहीं रखे और जो सेबी के जो लॉ है उसका पालन नहीं किया है, और इस वजह से ये बीएसई एनएससी की तरफ से जुर्माना लगाया गया।
अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि यूपी के अंदर रेलवे बजट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है, यानी 2014 के मुकाबले देखें तो 16 टाइम्स ज़्यादा बजट यहाँ पे ऐलान किया गया है यूपी के लिए। तो 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार की उस समय जो बजट था उससे 16 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बुधवार के दिन रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो मऊ से मुंबई के लिए ट्रेन को हरी झंडी दे रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है यूपी में। लगातार 508 रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन होना है, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना है। इसके अलावा बहुत सारी नई रेलवे लाइन को भी बिछाया जा रहा है। तो यूपी के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस बार रेलवे के लिए सरकार की तरफ से राहत के द्वार खुले हुए, लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो इसमें IRFC के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है अर्बन इंफ्रा ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे देखिए जो रेल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको होस्ट किया जाएगा, और देख सकते हो कि यह कॉन्फ्रेंस जो होगी ये 3rd अर्बन इंफ्रा बिजनेस समिट है और साथ में अवार्ड है। ये 7 दिसंबर को होने जा रही है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में होगी, और इसको होस्ट करेगी अर्बन इंफ्रा ग्रुप। तो रेलवे सेक्टर के लिए किस तरह से आगे की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से और इसमें सेफ्टी के ऊपर ध्यान दें, उसको लेकर यहाँ पे ये बड़ी एक समिट होने जा रही है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु देखें तो इस समय जो देख सकते हो कि करंट इंडस्ट्रीज का लैंडस्केप और ट्रेंड्स के ऊपर इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन इन रोलिंग स्टॉक टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सिग्नलिंग सिस्टम, इसके अलावा ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन इन रेल ऑपरेशंस, इसके अलावा मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन रेल। इसके अलावा भी बहुत सारे जो बिंदु है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत कुछ बातें निकल कर आएगी और बहुत सारा रेलवे के लिए नया इन्वेस्टमेंट की संभावना बनेगी। तो इस डेट को आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे IRFC की बात को, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 75 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक 74 तक जा सकता है। अगर बड़ी गिरावट होती है तो 72 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो 79 तक स्टॉक जाएगा। तेजी ज़्यादा बनी तो 80 तक जाने की संभावना। वैसे ये 92 तक पहले जाके आ चुका है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। और देख सकते हो कि IRFC ने 3000 करोड़ की बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज की। आप देख सकते हो कि ये जो इसमें 2500 करोड़ के जो ग्रीन शू के माध्यम से फंड रेज किया है, और इस बॉन्ड्स की जो 3 साल के लिए वैलिडिटी 11 नवंबर 2026 को ये मैच्योर होंगे। तो बॉन्ड्स के माध्यम से जो फंड रेज किया, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास इस समय प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वो अभी फंड ये लिएगी और सामने प्रोवाइड करेगी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को, तो बिजनेस बढ़ेगा। ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में देख सकते हो ये संभावना पॉजिटिव है। क्रिशिल, इकरा और केयर की तरफ से इस बॉन्ड्स की जो संभावना है उसको AAA की रेटिंग दी गई है, बहुत बड़ी बात है। अब चलते हम IRFC के बाद में RVNL की तरफ। 166 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% की तेजी देखने को मिली, लगभग आधा % की तेजी थी। वैसे पिछले एक महीने में 10% की अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। निचले लेवल से फिर रिकवरी शुरू हुई है। 151 तक चला गया था स्टॉक 25 अक्टूबर को। ये अभी फिलहाल 200 के आसपास जाके आ चुका है। उस हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 163 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा स्टॉक आपको 161 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर गिरावट और जारी रहती है तो 159 तक जा सकता है, नहीं 160 से नीचे जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 167 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करते स्टॉक आपको 170 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर 170 को पार कर लिया तो फिर 172 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। RVNL जो फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।